देखो 2014 के पेपर है ये, ठीक है, पॉलिटी का अपन क्वेश्चन कर ही रहे थे। तो एक चीज़ याद रखना, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। उन पैटर्नों को समझो, अगर वो आपको याद होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। अब देखो इसमें आगे देखो क्वेश्चन, ये सब टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन है। मंडले क्लासिकल भाषाएं छोड़ो, ब्रिक्स वेटलैंड इंटरनेशनल छोड़ो, आगे बढ़ो। गंगा डॉल्फिन, रेड क्लिफ समिति छोड़ो, हिस्ट्री का पार्ट हो गया। आगे बढ़ो, कर्म कार्बन महीना, आ जाओ, ये वाला है। अब देखो एक चीज़ याद रखना है कि जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब आपको जो इसमें देखो चारों ऑप्शन दिए है ना, इस पर काम करना चाहिए। ये R&D करने लायक क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी याद रखना, हर क्वेश्चन R&D करने लायक भी नहीं होता है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो R&D करोगे तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। जैसे निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उसमें बहुत सारी कमेटियाँ होती है। अभी देखो नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि आप किस आधार पे करोगे इसमें, ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ा इंग्लिश में अपन देखते हैं कि ऐसा कुछ है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ना आगे से ना पीछे से, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। तो देखो लोक लेखा समिति में बता देता हूँ, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसमें टोटल जो है 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। लोकसभा से जो है 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से याद रखना कि 7 होते हैं, ठीक है। दूसरी प्राक्कलन समिति है, ये याद रखना कि इसमें जो है 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, क्योंकि एस्टिमेट करना होता है, जैसे बजट का एस्टिमेट करना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैंने कल भी बोला था कि जो लोग, जैसे मान लो धन विधेयक हो गया, बजट हो गया, इस पर राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। तो सभा की बात है, ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। प्राक्कलन समिति ये इसी का आंसर भी है। सरकारी उपक्रम समिति में वही सेम चीज़ है, 22 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। याचिका समिति, इसमें 25 होते हैं, ठीक है, जिसमें लोकसभा से याद रखना कि 15 होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब इनके बारे में ज़रूर जाके पढ़ना, यूपीएससी ने ना ये क्वेश्चन पे आगे जाके फिर पूछे हैं, तो इनके बारे में देखो। अब ये क्वेश्चन R&D करने लायक है, जिस पे R&D करना चाहिए, इनके बारे में अच्छे से जानो, ये कब आई, क्यों आई, क्या पर्पज़ होता है इनका, ठीक है। और मेंस का देखो, मेंस का भी टॉपिक है ये, चलो ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना भाई, एस्टिमेट करना हो तो सब ऐसी बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। चलो फिर नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। अब देखो ये क्वेश्चन 2014 और 15 में एकदम डिक्टो रिपीट होता है, डिक्टो। चलो अपन अभी पॉलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ो। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के क्वेश्चन है ये, चांगपो, ठीक है, छोड़ो। पॉलिटी क्वेश्चन लग रहा है इसमें आखिरी में आएंगे। आ जाओ। अब देखो अनुसूची मैंने बोला था कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज़ यहाँ से पता लग रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछ रहा है यूपीएससी, और अभी तक पूछ रहा है। सोचो, तो ये चीज़ याद रखना कि आप लोग, जब तक मैं फिर बता दूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, टू द पॉइंट। ये चीज़ याद रखना है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषय को बंद है? अब एक मैं इसके पीछे लॉजिक क्रिएट करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो जब संविधान बना था, ध्यान से समझना, संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ ऑलरेडी थी जब संविधान बना था, ठीक है। आज स्वाभाविक सी बात है, याद करो कि संविधान बनने के बाद में पहली बार चुनाव होते हैं 1951 में होते हैं, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि लॉजिकली सोचो थोड़ा, ठीक है। फिर मैंने कल उस दिन वो कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि 1951 में जैसे नेहरू आया, नेहरू समाजवादी थे, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म लाया, तो स्वाभाविक सी बात है उनको नवी अनुसूची लाने की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। अब इतना तो अपने को कॉमन सेंस हो गया कि भाई 9 के बाद में ही होगा। अब यहाँ पे 9 के बाद में कौन सी दिया है डायरेक्ट। एक लॉजिक किस तरीके से आपको लगाना है। दूसरी बार नॉन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसका डी आंसर होता है, वो चीज़ छोड़ो, वो एक नॉर्मल चीज़ है। पर मैं बता रहा हूँ ये लॉजिक सीखो कि भाई
जब संविधान जब बना था उस टाइम याद रखना कि 8 ही थी अनुसूचियाँ। फिर 9वां मैंने बताया भी था उस दिन, याद करो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था 1951 में जब सरकार बनती है, नेहरू समाजवादी थे, तो वो लैंड रिफॉर्म लाते हैं तो क्या हो रहा था कि सब लोग जो है उस टाइम जो है फंडामेंटल राइट, जो प्रॉपर्टी राइट है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट था, तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, नेहरू ने जो है 9वीं अनुसूची लाया और उसमें बोल दिया जो इसके तहत जो आएंगे उसको जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। पर याद करो फिर उसके बाद में यूपीएससी ने फिर क्वेश्चन पूछा कि भाई इसको चैलेंज किया भी जा सकता है। 1973 के बाद में जितने भी केस है उसमें चैलेंज किया जा सकता है, वरना उससे पहले वाले में नहीं किया जाएगा। तो आप सिंपल सा सोचोगे भाई 9 के बाद में फिर सबाई सी बात है, चुनाव कब हुए, 1951 के बाद में हुए ना चुनाव, तो ये दिक्कत कब आई होगी दल बदल की। भाई सबाई सी बात है जब कांग्रेस कमज़ोर पड़ी होगी, तब लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे, तो सबाई सी बात की प्रोसेस है ना, तो 10वीं अनुसूची, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे आप तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना। दूसरी बात देखो, 5वीं अनुसूची तो अपने को पता है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, कितनी बार, ठीक। 8वीं अनुसूची अपने को पता, जैसे आप क्या देखो ये है यूपीएससी 2024 में आया नहीं आया, तो ये फायदा है R&D करने का। अब देखो इस पर R&D होनी चाहिए थी, अब देखो 2024 में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में, भाषाओं के बारे में, ठीक है। दूसरी अनुसूची तो शपथ वपथ उनके बारे में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो मेरा कहने का मतलब देखो कैसे फ़ायदा होता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का R&D करते तो आपको डायरेक्ट ये जो है 2024 का जो क्वेश्चन है आप आराम से सोल्व कर लेते। चलो आ जाओ अभी यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, मैंने उस टाइम भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। पावर ऑफ सेपरेशन का दिया था उसमें। अब देखो DPSP का एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो एक चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखो, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख हुआ है। मुझे बताओ, अंतर्राष्ट्रीय शांति ये सब IR की बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना कि फंडामेंटल राइट जो है वो तो क्या है, इंडिविजुअल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी तो व्यक्तियों से अपेक्षा की गई है ना, यहाँ पे सरकार, ये तो सरकार का काम है ना। IR संभालेगा कौन है, सरकार संभालेगी भाई। व्यक्ति क्या कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची अपने पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, काटो। संविधान के उद्देश्य मुझे बताओ, प्रेम्बल में जो है कहाँ पे दिया है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कुछ बात की गई है नहीं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ऐसी न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की है, भाईचारा बंधुत्व की बात की गई है, कहाँ उसमें बात की गई है IR की, ठीक है। अब देखो एक तो ये चीज़ है, डिडक्शन मेथड से भी आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हो, एक तरीका तो ये हो गया। तो समझ बता, आंसर अपने पास यही बचा, ठीक। देखो ये तब लगाना जब मान लो आपको नहीं पता हो, तब भी कैसे बढ़ना। दूसरी बात, मैंने क्या वो स्टोरी समझाया था याद करो, मैंने बताया था कि भीमराव अम्बेडकर से जब क्वेश्चन पूछा गया कि आप DPSP क्यों बना रहे हो, याद रखो। फिर मैंने बोला था कि उस टाइम भारत की आर्थिक लिमिट थी, इसीलिए उसको बनाया गया। तो फिर भीमराव अम्बेडकर ने ये भी जवाब दिया था कि देखो सरकारों पे ये दायित्व होना चाहिए, ताकि वो काम करेगी तभी फिर जनता उनको चुनेगी। इसीलिए सबाई बात है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा लाना ये किसका काम है, सरकार का काम है ना। और सरकार का काम कहाँ पे दिया है, DPSP में। बस ये लॉजिकली सोचोगे तो आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ बोलो। 9वीं अनुसूची जो है, इसमें एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि जो संसद है वो कानून बेसिस को उसमें डाल सकती है, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण नहीं होगा, ऐसा क्यों? अरे परीक्षण हो सकता है बाबू, हो सकता है, याद करो, मैंने बताया। केशवानंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 के बाद। देखो एक भेदभाव नहीं, कौन सा मैंने बताया भी था उस दिन, कोयलो केस, केशवानंदा, अरे नहीं समझो केस, देखो कोयलो केस, कोयलो केस में ऐसा हुआ था कि 9 शेड्यूल को बोला था कि केशवानंदा भारती केस के बाद जो डाले गए ना उनका हो सकता है। तो वो चीज़ याद रखना, पहले नहीं होता था, मैंने स्टोरी बताया तो था उस टाइम। पहले लैंड रिफॉर्म लाने के लिए ज़रूरत थी, तो उस टाइम सरकार को डालना पड़ा, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर्टी राइट था ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी राइट, तो सब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे ना, कारण वो था उस टाइम। तो इसीलिए सरकार इसलिए प्रोविज़न लाई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये वाला चीज़ ध्यान से देखो, 57 क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा बहुत भी आप लॉजिकली करोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में योजना से संबंध, मतलब प्लानिंग का काम कौन करता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से समझना, मुझे बताओ वित्त आयोग है, और मैंने कितनी बार बोला है आयोग का काम क्या होता है, अनुशंसा देना, ना कि प्लानिंग व्लानिंग नहीं करेगा भाई वो। ये चीज़ हमेशा समझो। वित्त आयोग मैंने कितनी बार बोला, वित्त आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति उसको चुनता है, 5 साल की चुनता है। और भाई कैसे टैक्स का डिवोल्यूशन होगा, सेंटर स्टेट में कैसे होगा, स्टेट में क्या होगा, ये अनुशंसा देता है, बस खत्म बात। राष्ट्रपति उसके बाद माने ना माने, ये तो योजना भाई, योजना से संबंध तो समझ भाई, इसका तो कुछ काम होता ही नहीं। जैसे पहला काटोगे आप आंसर पहुँच जाओगे। एक तो ये हो गया। दूसरी बात,
मुझे बताओ प्लानिंग, देखो एक चीज़ हमेशा याद, जैसे एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना कि मंत्रालय हमेशा गलत होते हैं। मंत्रालय जैसे भी काटोगे आप तीसरा चौथा काटोगे, ठीक है। यहाँ से पता लगे दूसरा पांचवा है, अरे ये तो भाई वित्त आयोग है, तो ये तो भाई सभा इसको रिकमेंडेशन भी बनेंगे, उस तरीके से भी आंसर आ गया, ठीक। अब एक और तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक। अब देखो भारत में योजना से, अब देखो ध्यान समझना, योजना प्लानिंग करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, योजना क्या काम होता है, योजना से आप क्या लाते हो, डेवलपमेंट लाते हो, विकास लाते हो, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है विकास की कहाँ बात है, काउंसिल, तो याद रखना। दूसरी मैंने एक चीज़ ये ट्रिक भी याद रखना, काउंसिल जो हमेशा जो याद रखना एक्ट से बनती है, ऐसे नहीं बनती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनता है, ये याद रखना, ये ट्रिक ये बहुत काम आएगी, ठीक है। तो योजना का स्वाभाविक सी बात है विकास से काम होता है, तो विकास, हाँ राष्ट्रीय विकास परिषद स्वाभाविक सी बात है, भारत में करा तो राष्ट्रीय लेवल क्या होना चाहिए, एकदम सही बात है, दूसरा सही है, ठीक। आगे देखो दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जब भी देखो क्वेश्चन की डिमांड ही नैरो है, नैरो है तो स्वाभाविक सी बात है सारे ऑप्शन कभी आंसर के पार्ट नहीं होंगे, ठीक। आगे देखो संसद, बताओ संसद क्यों नहीं करेगी भाई योजना, संसद तो मेन है, संसद तो भाई जनता का सीधा प्रतिनिधित्व है, वो क्यों नहीं होगा, वो तो जरूर होगा, ठीक है। जैसे वित्त आयोग को काटोगे उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना इसको, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है। अब देखो वही चीज़ याद रखना, सचिवालय में कौन बैठते हैं, जैसे ये चीज़ याद रखना, IAS अधिकारी जो है वो सचिवालय में ही बैठते हैं, ये चीज़ याद रखना, वही सब काम होते हैं सारे चीज़ें, ठीक है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, हाँ एकदम सही बात। अभी IAS अधिकारी क्या काम करते हैं, ये तो काम करेंगे, ठीक है भाई। कब उनकी मीटिंग करना है, क्या है, कब कौन सा एजेंडा रखा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है, ठीक। मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालय सहायता, अरे हाँ जब सचिवालय है तो सचिवालय सहायता तो प्रोवाइड की जाएगी, एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है। अब आगे देखना, मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, मुझे बताओ अगर सचिवालय तो काम करने लग जाएंगे तो ये तो फिर डेमोक्रेसी रहा ही नहीं। मैंने कितनी बार बोला डेमोक्रेसी में किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, जो जनता का प्रतिनिधि चुना गया, ना कि कोई IAS बन के आया है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। भाई फंड का एलोकेशन, मैंने कल भी बोला था ये चीज़, भाई फंड जो है जनता से टैक्स के रूप में जाता है, कहाँ जाता है, संचित निधि में। संचित निधि में किसका कंट्रोल होता है, संसद का कंट्रोल होता है ना कि ब्यूरोक्रेट का होता है। ये कब से पैसे बांटने लगे मुझे बताओ, जैसे तीसरा काटोगे पहला दूसरा आंसर आ गया। दूसरी बात ये बताओ, जब अगर ये अगर ये जो है फंड का बांटने का काम करेगा तो वित्त मंत्रालय क्या करेगा, जब ये सचिवालय ये काम करने लग जाओगे, तो ये चीज़ स्वाभाविक सी बात है, याद रखना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब इस टाइप की क्वेश्चन है, जब इसकी डिमांड स्पेसिफिक है तो स्वाभाविक सी बात है सारे ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं आएगा, ये चीज़ लॉजिकली याद रखना। हाँ ओड इवन भी लगा सर, पर मेन तो कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो ये देखो फिर ये आ गया क्वेश्चन, अब मैं कितनी बार बताऊँ इस क्वेश्चन को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब देखो ध्यान से समझना, संवैधानिक सरकार है तो स्वाभाविक बात है संविधान के अनुसार काम करेगी, स्वाभाविक सी बात है। ध्यान से इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझना। तो यहाँ पे क्या बोला, पहला स्टेटमेंट, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो कितनी नेगेटिव बात होगी भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऐसी होगी भाई, उल्टा कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है आर्टिकल 19 के तहत घूमो फिरो आराम से मजे करो, और ये बोल रहा है कि नहीं व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए, किसको, ये तो राज्य को पावरफुल बना रहा है। और हमेशा याद रखना डेमोक्रेसी में कौन पावरफुल होता है, जनता पावरफुल होती है, ये तो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती, हाँ ये हुई ना बात, इसे फंडामेंटल राइट, इसलिए तो जस्टिसेबल है। जाके सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाओ, भाई सरकार मेरा फंडामेंटल राइट खरीद वो उसका ख़त्म कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा एक। तो दूसरी बात ये देखो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो दोनों में से एक जरूर होगा, सभी बात ये तो गलत है ही, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। और मैंने कितनी बार बोला डेमोक्रेसी में किसको ज़्यादा राइट रहेंगे, व्यक्ति को रहेंगे सर, ना कि राज्य को। ये चीज़ याद रखना, अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। अरे सर कितनी बार रिपीट हो चुका, कितनी बार रिपीट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति। अब देखो एक चीज़ याद रखना, आपकी बार ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बार के लिए, देखो राष्ट्रपति और इसका याद रखना, कौन सी संवैधानिक शक्ति है, कौन सी विवेकाधीन शक्ति है, ये चीज़ याद रखना। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो, देखो दो शक्तियाँ होती है, एक होता है संवैधानिक, ठीक है ध्यान से समझना, एक होता है आपको विवेकाधीन, मतलब आपके विवेक के अनुसार आपको जो अच्छा लग रहा है उस टाइम आप वो डिसीजन ले सकते हो। पर जैसे राज्यपाल को भाई चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है,
तो उसमें अपने विवेकाधीन शक्ति नहीं चला सकता है, वो संवैधानिक है, आपको करना पड़ेगा वो काम। ऐसा नहीं कि राज्यपाल बोलेगा मैं इसको नहीं इसको चुनूंगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परंतु हाँ जैसे बिल आया उसका मन करेगा तो रख लेगा, उसको चाहेगा तो उसको पारित कर देगा। मैं फिर बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आएगा क्या 2024 में, क्योंकि तमिलनाडु में मुद्दा हुआ था। ठीक है, दूसरी बात आपके राष्ट्रभाषा को लेकर फिर से विवाद चल रहा है, तो याद रखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा आपकी बात, क्योंकि जो दक्षिण राज्य हैं उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब जो स्वाभाविक सी बात है कि संवैधानिक शक्ति में उसको करना ही होता है, और इसमें ऐसा होता है कि उस पर मन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से काम हैं जो भाई उसके मन पे डिपेंड करता है और कौन से काम है जो उसको करने ही पड़ेंगे। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। हाँ ये तो इसके मन पे है ना, ये जैसे मान लो अभी मणिपुर में था तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब वहाँ का राज्यपाल जब तक देखो वो ये तो सेंटर वहाँ पे मान लो सेम गवर्नमेंट थी। ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो चाह रहे थे तब तक उन्होंने प्रयास किया कि कोई नई राष्ट्रपति शासन नहीं लगे। आखिरी में जब सीएम हट गया तो उसने फिर राज्यपाल के पास था तो उसने भेज दिया भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाओ। अब ये सब ऐसी बातें याद रखना कि ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई उसको भेजना ही है, तो ऐसे तो फिर हर राज्य में वो लग जाएगा। वो हमेशा चांस रहेगा कि उसको वो वापस भी लौटा सकता है। ठीक है, या मान लो कि राष्ट्रपति सलाह दे सकता है कि अभी कुछ टाइम रुक जाओ, बाद में देखते हैं, अभी तो आराम से हो सकता है, इसमें कोई नहीं, ये नॉर्मल विवेकाधीन शक्ति है उसके पास, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ मंत्रियों को नियुक्त करना, अरे ये तो संवैधानिक है ना। अब ये तो वही बात होगी, अगर विवेकाधीन शक्ति होगी तो ये बोलेगा कि भाई फलाना गांव के रामू को ले आओ मैं उसको मंत्री बनाऊंगा, तो ऐसे विवेकाधीन का मतलब तो क्या हुआ कि राज्यपाल की चलेगी, अरे ये तो गलत है। सर ये सीएम की सलाह के बाद करता है मुख्यमंत्री की। हाँ वही ना दूसरी बात, मतलब ये समझो कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब ये संवैधानिक शक्ति है इसकी, तो इसका मतलब ये गलत है। जैसे आप दूसरा काटोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर आगे बढ़ो, आपको आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि ये संवैधानिक है। ठीक है, अब आगे देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। मैंने क्या बोला, देखो ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, ये तो दोनों जरूर आएंगे, संपूरक स्टेटमेंट ये याद रखना। मतलब ये जो है इसी स्टेटमेंट की तो बात कर रहा है, सेम वही बात है। और मैंने बताया था कि जो अभी तमिलनाडु में जो मामला चला वो भी यही तो था। ठीक, अब मैंने बताया था बिल को चाहे तो लौट ला दे, कभी अपने पास रख दे, जो चाहे वो कर सकता है, वो विवेकाधीन शक्ति है उसकी। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, अब भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाएगा वो नियम, भाई मंत्री ये कार्य करेगा ये नहीं करेगा, ये सब चीज़ याद रखना, ये अपने विवेक पे नहीं रहेगा, तो ये चीज़ याद रखना। तो 1 और 3 आंसर होगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आगे भी आएंगे। चलो आ जाओ इधर, 62 क्वेश्चन। अब देखो पॉलिटी का मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर एक बार सीख लिए ना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट देखना कैसे गलती करता है यूपीएससी, कैसे बच्चों को परेशान करता हो। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और अभी मुझे बताओ, अपन जस्ट इसी में ही पढ़े हैं, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाएगा। ये भाई जब राज्यपाल इसके लिए करेगा तो राष्ट्रपति किसके लिए करेगा, केंद्र के लिए करेगा। देखो एक ही स्टेटमेंट, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर छिपा रहता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्री में उक्त कार्य का आवंटन के लिए नियम बनाएगा, एकदम पॉजिटिव बात है। तो यार जनरल स्टेटमेंट, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी नहीं दिया, और अपन लॉजिकली भी सीख रहे हैं, तो नॉर्मल बात है। अगला देखो, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। अरे फिर राष्ट्रपति किस लिए बैठा है, और मैंने कितनी बार बोला प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति को रिप्लेस करता है, वही चीज़ याद रखना। तो गलत, पहला स्टेटमेंट अपना सही है, तो ये चीज़ याद रखना। अरे देखो जब भी कभी क्यों राष्ट्रपति सिग्नेचर होता है, चाहे बिल हो, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, ये चीज़ याद रखना। नाम मात्र की शक्तियाँ है, परंतु याद रखना सर्वे सर्वा होता है, उसके बिहाफ में सब लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ ये, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। जब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ। पहली बात याद करो, मैंने सिखाया था कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाता है, ओनली लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अब स्वाभाविक बात, जब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में तो होगा ना उसके उल्लेख, राज्यसभा में क्यों होगा। इतनी सी बात सीखनी थी, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं। अपने ट्रिक तो यही तो सीखा था कि अगर बोले कि संविधान में उल्लेख है तो फिर गलत है, ये तो बोला कि नहीं है तो हाँ एकदम सही बात है, फिर तो समझ में आया। देखो वो ट्रिक अपनी बहुत काम कर रही है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अगला, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये तो अपने सीखा ही था। अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही क्या है, जनता के प्रतिनिधि कहाँ चुन के भेजे गए हैं, लोकसभा में। अगर इनको भाई हटाना तो कहाँ से चलेगी प्रोसेस, लोकसभा में। एकदम सही बात है। अभी केवल देखिए काट मत देना कौन से, अब यही तो चीज़ सीखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आज, फटाफट हो जाएगा, आज ख़त्म कर देंगे इन क्वेश्चनों को। 71। ठीक है, ध्यान से देखो। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? अब देखो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था डायरेक्ट तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। अब यही क्वेश्चन देखो 2012 में भी आया, 2022 में भी आया, 2020 में भी आया, 21 में भी आया, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो अगर ये थोड़ा बहुत पता होगा, एनसीईआरटी में दिया है, लक्ष्मीकांत में भी दिया है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। हाँ ठीक है, पर कोई नहीं, देखते हैं। देखो अब सवाल बता, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? अब देखो सेंटर और स्टेट के बीच में मान लो मुद्दा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया किसी बात को लेके, ठीक है, तो परामर्श या अदायकारिता के अंतर नहीं, इसमें तो एडवाइस दिया जाता है। अपीलीय अधिकारिता नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं ना, जो वो जैसे मान लो हायर लोअर जुडिशरी से आप हायर में कर दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो, ये तो वो वाली तरीका है। नो, मूल अधिकारिता, देखो ये चीज़ क्यों आएगा, देखो भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर सोचो कि सेंटर और स्टेट अगर झगड़ा करने लग जाएंगे फिर देश कैसे चलेगा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इसका सुनेगा ना। रीट अधिकारी तो अपन जानते हैं, आर्टिकल याद रखो 226 और आर्टिकल 232, ये तो दोनों जगह होता है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? रीट अधिकारी तो याद करो व्यक्तियों के लिए होता है, ये चीज़ भी थोड़ा याद रखना। देखो ये चीज़ें समझ सकते हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो रीट मोस्टली किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक, गलत। परामर्श अधिकारिता याद करो, ये राष्ट्रपति को परामर्श देता है किसी चीज़ के लिए, ये जब राष्ट्रपति चाहे तब देता है, ठीक, गलत। अपील अधिकारिता जो नॉर्मल पर्सन के लिए होती है कि नॉर्मल पर्सन कैसे अपील करके आगे बढ़ सकता है। मूल अधिकारिता ओनली जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उन्हीं के झगड़ों के बीच में। देखो याद रखना दो तीन चीज़ें यहाँ पे, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आगे जाके। सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होगा तब भी मूल अधिकारिता में आएगा, और स्टेट के बीच में झगड़ा है तब भी आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दोनों रहता है। मुझे बताओ इसमें ये आएगा सेंटर, और मान लो कि ये जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बताओ मुझे कोई आएगा ये? कोई बताओ, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। क्योंकि सर जब केंद्र क्या स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हाँ, न सेंटर या मान लो स्टेट ही मान लो, तो क्या ये इसमें आएगा मूल अधिकारिता में? नो सर, आएगा सेंटर स्टेट या स्टेट और मोर देन वन स्टेट। नो यही तो है, इसमें नहीं आएगा, तीन ही चीजें दी हुई है, सेंटर और स्टेट, ठीक है, और जब दो स्टेटों के बीच में हो या दो से ज्यादा के बीच में, तीन ही चीजें दी है। तो आपने पूछा क्या था फिर? मैंने पूछा था सेंटर और ये जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके बीच में, कभी नहीं होता, ये चीज याद रख ले। केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं? अरे दिल्ली हो गया, तो वो यूनियन टेरिटरी तो पूछ रही थी मैं। हाँ तो यूनियन टेरिटरी तो वो नहीं होता है, याद रख लेना। हाँ, तो आपने बोला कि नहीं स्टेट, तो इसलिए कंफ्यूज हो गई। यूटी सेंटर में काउंट हो जाएगी ना? हाँ, तो यूटी सर ने वो हिंदी में बोल देते हैं ना, तो समझ ही नहीं आता। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब आ जाओ इधर, ठीक है, अलग से नहीं आएगी। देखो इधर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं था? देखो अभी ध्यान से समझना। अब देखो ऐसे कॉन्सेप्ट आप आराम से कर सकते हो, पर मैं जो लॉजिक समझाता हूँ वो सीखो। देखो सब बात है, उच्चतम न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि पावर ऑफ सेपरेशन का जो 3 कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। न्यायालय रहता है, अपना जुडिशरी रहता है, एग्जीक्यूटिव रहता है, और जो है अपना लेजिस्लेचर रहता है, ठीक है। अब समझ बात है, मैंने क्या बोला था, कभी भी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें किसी भी सिंगल व्यक्ति को कभी भी इतनी पावर नहीं दी जाएगी। अब सोचो इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, बात तो राष्ट्रपति करेगा? अरे नहीं, बात तो मुख्य न्यायमूर्ति, नो विधि आयोग, नो संसद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि यहीं पे चुन के जाते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो ना, ये क्वेश्चन जब मैं 12th एनसीईआरटी पढ़ रहा था वहाँ पे है, तो पढ़ लेना वो चीज़ें। चलो ये सब आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिल गया अपने को, आ जाओ। अब देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा है, अब देखो ध्यान से, 1858। अब देखो थोड़ा बहुत ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही बिना पढ़े जा रहे हो एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, आप पढ़ के जाओगे। 1857 की क्रांति को तो भाई बच्चा जहाँता है, मेरा तो मानना है जो पढ़ता है तो वो जानता ही होगा कि भारत इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी वो। अब देखो ध्यान से देखना, 1857 की, अब पहले बैकग्राउंड जानो क्वेश्चन का, तब आप इसको समझ पाओगे उस एक्ट में आएगा क्या।
1857 की जो है क्रांति होती है, बहुत बड़े लेवल पे क्रांति होती है, ठीक है। इसमें मुद्दे क्या चल रहे थे? एक तो भाई जो सबसे मेन मुद्दा ये था, वो जो बंदूक थी उस पर क्या बोलते हैं उसको, चर्बी था, पर उसको ऐसा कुछ नाम है उसका, जो भी है, ठीक है। तो समझ बात है, उसके कारण क्या कर रहे थे, धर्म इनका भ्रष्ट करने का ऐसा सोच रहे थे, इसके कारण जो है मेन मुद्दा होता है। दूसरा जो दिक्कत होती है कि जो राजा महाराजा होते हैं, जैसे जैसे झांसी की रानी थी, उससे ये अधिकार छीन लिया था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है, याद आया, जैसे डलहौजी की जो व्यक्तिगत की नीति थी, ठीक है। तो इससे जो है सबाई सी बात है, जो ये राजा रजवाड़े थे ये नाराज़ थे अंग्रेज लोगों से, ठीक है। और क्या था, किसानों को जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी होता था, किसानों के साथ नहीं, किसानों के साथ तो महाजन थे ज़्यादा वो ले रहे थे। दूसरी बात, एक और चीज़ याद रखो, इन्होंने क्या किया था उस 1854 में, क्या किया था याद करो, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लाए थे। इसलिए भी लोग ये गुस्सा थे, क्यों इसलिए गुस्सा थे कि भाई हमारे सांस्कृतिक नियमों को तुम चेंज क्यों कर रहे हो। सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। हाँ, जो जंगलों में जाके ये लोग पहुँच रहे थे। अब सबाई बात है, देखो युद्ध हो गया इतना बड़ा लेवल पे, तो सबाई बात है, सरकार क्या चाहेगी भाई, चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो अपन जो है कंट्रोल खो देंगे, सबाई सी बात है। तो कुछ कुछ अच्छी बातें भी लाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। दूसरी बात, उससे पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। अरे इनको 18 से याद करो, 18 से 13 से एक्ट के तहत इनको चेतावनी दी जा रही थी उस टाइम, चीन के साथ वो चाय का व्यापार छोड़ के सबको उसको कर दिया था। 1833 में करते हैं वो, 1833 में करते हैं, पर 1813 में ऐसा होता है कि और कंपनियों को भी अलाउ कर देते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर उसके बाद 1833 में ओनली चीन के साथ वो चाय का व्यापार छोड़ते हैं। फिर 1853 में और धमकी मिल जाती है कि अब सब कुछ खत्म कर लिया जाएगा। अभी इनका युद्ध हो गया, तो इसके मतलब इन्होंने कुछ गलतियाँ की थी, इसीलिए दिक्कत हुआ। अब देखो एक एक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। अब देखो उद्देश्य क्या थे, हमेशा याद रखना, कभी भी जब स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड होती है, तीनों कभी सही नहीं होंगे, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब आगे देखो, भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये मैंने बोला ही था, जो डलहौजी की जो नीति थी उसके द्वारा मिलाया जा रहा था, इसीलिए तो विद्रोह हुआ। विद्रोह तो इन्होंने क्या करेंगे, अब उसको रोकने का प्रयास करेंगे ना, तो समझ बात है, ये तो एकदम सही बात है, अभी विचार का परित्याग कर देंगे, ठीक। आगे देखो, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो मैंने बोला ही था, क्योंकि अब देखो क्या करना चाह रही है, देखो ये चीज़ भी ध्यान से समझना, मतलब ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, हमेशा करती है, चीज़ याद रखना। जैसे मान लो कि अभी अगर जैसे मान लो कि पुलिस का कोई अधिकारी है, उसने कुछ गलत काम किया, ठीक है, ध्यान समझ रहा, तो उसके सीनियर जो मोस्ट अधिकारी है उसको बैठा देंगे, तो ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये होता है, और आज भी आप रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा होता है, भाई इसने कुछ गलती किया तो इसकी जगह सीनियर को बैठा देंगे, अब देखो अब ये सही काम करेगा, आप टेंशन मत लो। तो वैसे सेम चीज़ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी खराब काम करी थी, तो फिर ब्रिटिश काउन के तहत ले लिया। और याद करो कि अगर पढ़ोगे आप हिस्ट्री, तो उसमें ऐसा रहता है कि लोगों को जो है ब्रिटिश काउन को ऐसा लगता था, वो पॉजिटिव तरीके से देखते थे कि वो अच्छी है, ये लोग ही खराब है बस। जैसे अपने को लगता है ना कि भाई मोदी तो अच्छा है, इस मोदी के जो और मंत्री है वो खराब है, जो भाई मोदी तो कभी बोलता ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये सब ये करते रहते हैं, पर हकीकत बात तो है कि चल तो वहीं से रहा ना, तो वही वाली बात थी, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अब आगे देखो, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। अब मुझे बताओ, नियमन करना तो कहाँ से स्टार्ट हो गया था, 1813 का जो एक्ट था वहीं से हो गया था। अब ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये तो भाई नियम, ये तो उस पर कंपनी पे कंट्रोल करने का तो उसी से हो गया था। और जब ये चीज़ हो ही गई है, यहाँ पे इसमें नहीं बताया, मतलब एक भाई इसको हटा के जो है सारी चीज़ें चेंज कर दिया गया था, तो ये नियमन करना तो वो पहले ही हो चुका था, तो पहला और दूसरा सही होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बस एक चीज़ हमेशा रख दो, उद्देश्य पूछो तो कभी तीनों तो कभी सही नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे अपने पता पहला सही है, तो पहला सही है तो ये ऑप्शन ऐसे गया, ठीक है। पहला दूसरा, इन दोनों में से समझ में तो कौन ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में। आई थिंक कंप्लीट हो गया है अपना, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बजट का पार्ट, चलो ठीक है, हो गया, आज कंप्लीट कर देंगे इसको फटाफट। अब 2013 सबसे पहले ना स्टार्ट ही पेपर पॉलिटी से होता है। अरे एग्जाम में पॉलिटी क्वेश्चन देख के खुश हो जाओगे तुम लोग, गारंटी बता रहा हूँ। बस वही है कि अब देखो आ जाओ, अब देखो ये क्वेश्चन, अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो। अब यही चीज़ सोचो, अब की बार ही पूछ रहा है, धन विधेयक कितनी बार पूछा, कितनी बार, अब क्या करोगे आप यूपीएससी, इससे क्या हिंट लोगे इससे ज़्यादा, अब हर बार पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है 25 में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा,
यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो मैंने कितनी बार बोला है, लोकसभा चाहे तो मान भी ले, लोकसभा नहीं चाहे तो नहीं भी माने, बस सिंपल सा बात है, इसका वही आंसर है। चलो अब देखो ना, यही ऑप्शनों से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया क्या, 2024 वाला, 2023 वाला क्वेश्चन, अभी देखना सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। अब देखो एकदम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोला है, नॉर्मल बात है, अपन नॉलेज बेस पे भी जानते हैं ये चीज़, ठीक है। अब देखो लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया है, तो समझ रहे हो कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, गलत। लोकसभा विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। मुझे बताओ, तो फिर गेम खेलेंगे, तो इधर फेंका, ये वापस इधर फेंकेंगे, ये वापस ऐसे चलता रहेगा। भाई मनी बिल इंपॉर्टेंट होता है, देश का विकास कैसे हो जाए, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ो। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है, मैंने कितनी बार बोला है, ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बैठता ही नहीं है मनी बिल के लिए, ये चीज़ याद रखना, गलत। दूसरी बात देखो ना, यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिल गई कि राष्ट्रपति ही बुलाता है ज्वाइंट सेशन के लिए, अब ये चीज़ यहाँ से सीखने वाली है। अब यूपीएससी ने यही चीज़ क्वेश्चन उठा के बार बार पूछा, देखो यूपीएससी 2012 में यही पूछा है, अब 2013 में ये पूछा, अब देखो इसका मतलब समझो कि यूपीएससी बार बार रिपीट कर रही है, भाई एक ही क्वेश्चन कितनी बार, अब देखो ये क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ। अब देखो ध्यान से समझ, इसमें बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो अभी को चारों स्टेटमेंट अपने को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, मैंने क्या बोला, जहाँ नोट लगा दिया तो डाउट, भाई समझ बात है, देखो क्या ऐसा होता है, हाँ होता है, आराम से होता है, ठीक है। तो नोट लगा रहा तो ऐसे स्टेटमेंट गलत बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, गलत। आगे बढ़ो। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद करो, ठीक वैसे जैसे, ये हमेशा गलत होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ठीक वैसे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब याद करो, देखो मैंने कितनी बोला, राज्यपाल की जगह कौन किसको रिप्लेस करेगा, राष्ट्रपति को, तो ये याद रखना, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, समझ में आया, अरे पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ये इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट देता है तो वो गलत होता है, ठीक। आगे देखो, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। अब मैंने क्या बोला था कि संविधान में अगर दिया है तो गलत होगा, ये तो बोला है कि संविधान में नहीं दिया है, तो एकदम सही बात है, यही तो आंसर है। और अपने को भी पता है कि राज्यपाल को तो भाई जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है, जब मन चाहे, ठीक है, कोई संविधान में कोई प्रोसेस नहीं दिया है उसका, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में, जैसे मान लो दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। अरे मुझे बताओ, उपराज्यपाल के द्वारा की जाएगी तो फिर जनता किसको चुनेगी, अरे बोले विधायी व्यवस्था वाला, वहाँ लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, अरे जनता के द्वारा चुना जाएगा ना। नहीं रुको 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 रुको, एक मिनट, देखो ध्यान से पढ़ो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति इन द केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया, हैविंग ए लेजिस्लेचर सेटअप, मतलब समझ बात, विधानसभा जैसे दिल्ली में है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिक्स ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट। अरे याद रखना कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये तो शपथ जरूर शपथ दिलाने काम होता है, पर चुनता राष्ट्रपति के द्वारा ही नहीं। पर मुझे बताओ, नहीं ये तो गलत होगा ना कि आप बहुमत के द्वारा जो चुना जाएगा, देखो ये क्या होता है, प्रोसीजर समझो, एक ध्यान से समझना ना। जैसे अभी मान लो कि बीजेपी सरकार यहाँ पे जीती, तो बीजेपी ने क्या किया, अपने सदस्यों का मीटिंग किया, ठीक है, यही होता सबसे पहले दलीय बैठक होती है, फिर उस दलीय बैठक में से दल का जो है प्रमुख चुना जाता है, ठीक है। और फिर वही जो है सीएम, उनकी तरफ से सीएम के लिए होता है, फिर वो जो है उपराज्यपाल जो होता है, मान लो उसके पास जाता है कि ये हम इसको अपनी तरफ से चुन रहा है, तो ये बस ओनली शपथ दिलाने का काम करता है। अब ये क्या बोला है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो एक बार ये सर्च करो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहली बात गलत है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यस सर, राष्ट्रपति के द्वारा होगा, प्रयास पर्यंत रहता है ना, हाँ। राज्यपाल, हाँ जी, तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नहीं, मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री को अपॉइंट कौन करता है दिल्ली में, जैसे मान लो कि अभी जो है, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, ये देखो एक बार, उपराज्यपाल तो नहीं करता मुझे जहाँ तक पता है, शायद राष्ट्रपति करता है। एक बार ये चीज़ देखो, दिल्ली में कौन अपॉइंट करता है सीएम को, सर्च करो एक बार, नेट पे सर्च करो।
राष्ट्रपति ही करेगा। अरे फिर भी चेक कर लो ना एक बार। ओके सर। करेक्टिफाई करना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट फिर क्या है, गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में चलते जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति करेगा सर। मिला राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, अपन देखो पता है सिंगल फैक्ट होता है यहाँ पे, देखो राष्ट्रपति राज्यपाल इनका इंटरचेंज करता है, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी करवाते हैं सर। क्या हो गया? प्रेसिडेंट उपराज्यपाल ही करवाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रहते हैं वहाँ पे, उनके द्वारा होता है वो। अरे मैं तुम लोग उठा के देखो सर लेफ्टिनेंट से आई थिंक वो लेते होंगे एडवाइस। अरे शपथ दिलवाने का काम जरूर है, उपराज्यपाल करता है, परंतु अपॉइंट करने की बात है ना, अपॉइंट करने की। राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही हाँ करेगा। तो फिर खत्म बात। वही तो बोल रहे हैं, हाँ, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है। तो राष्ट्रपति उनको बोलता है कि इनको होना, फिर वो बैठ के उनको शपथ दिला देते हैं ऐसे। ठीक है चलो। अभी तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आज ही मैं 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहा था, उसमें था ये, ठीक है। मैंने शायद फोटो भी भेजा था उसका, ठीक है। ध्यान देखो, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य। अब देखो संविधान सभा उधर पढ़ते हैं अपन पॉलिटी में, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखो ध्यान से समझना, पहले संविधान सभा कब बनी थी, याद करो 1946 में बनी थी। और अपने को थोड़ा बहुत भी पता है कि 1951 में पहली बार चुनाव होते हैं भारत में, ठीक है। और उससे पहले जो है याद करो कि किस मिशन आता है ना 1946 में, उसी टाइम चुनाव भी होता है। और याद करो उसमें जो है पाकिस्तान जो था उसको, जो पाकिस्तान है सॉरी, जो ये थी मुस्लिम लीग थी, उसको बहुमत मिल जाता है। जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी वाले होते हैं उस एरिया में कांग्रेस को मिलता है, पर कम मिलता है, ठीक है। तो अब सबाई सी बात है, उसके बाद में डायरेक्ट जो है फिर वो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन आता तो असफल हो जाता है, उसकी रिकमेंडेशन मानी नहीं जाती है। फिर उसके बाद में फिर ये जो बोलते हैं कि नहीं अब इनको जो है सरकार सत्ता सौंपनी है, तो आप संविधान सभा बनाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, अब उस टाइम जो है कि पहली बात तो एक चीज़ याद रखना कि 12% समथिंग लोग वोट देते थे, सब लोग वोट देते भी नहीं थे, कारण सबको वोट देने का अधिकार था भी नहीं, ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि आज राज्यसभा में कैसे चुन के भेजे जाते हैं, लोग वहीं से भेजे जाते हैं राज्य की विधानसभाओं से, वैसा उस टाइम भी किया गया, क्योंकि चुनाव कराने का टाइम था ही नहीं ना। इन्होंने तो डायरेक्ट बोला कि आपको देखो ध्यान समझना, अगर प्रोसीजर अगर आप देखोगे तो माउंट बेटन को भेजते हैं, माउंट बेटन को बोल देते हैं कि भाई आप जो है, ऐसा था कि मतलब 1947 से नहीं 30 जून 1948 ऐसे था कि इससे पहले आपको ख़त्म करना है। पर जब फिर और जब दंगे वंगे बढ़ जाते तो उन्होंने फिर वो डेडलाइन कम कर देते हैं, वो भाई इससे पहले करवा के भागो। तो सभी बात चुनाव करने का तो टाइम था ही नहीं। जब चुनाव तो हुए नहीं तो इसका मतलब फिर लोग कहाँ से चुनेंगे। अब चुनेंगे, याद करो अपन पढ़ते हैं कि जैसे भाई जो मान लो जहाँ रजवाड़े थे तो वहाँ उनके द्वारा चुनेंगे, नॉमिनेट होके मेंबर आए। परंतु जहाँ पे मान लो कि जैसे 1946 में चुनाव हुए थे तो वहाँ से जो लोग हैं चुन के उनके द्वारा भेजे गए थे। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई संविधान सभा कब बन रही। देखो अब की बार देखो 2024 में फिर क्वेश्चन पूछा, यही तो पूछा था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पे R&D करने से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। अरे कहाँ, उस टाइम टाइम था ही नहीं सीधे निर्वाचित होने का, ठीक है। दूसरी बात, लोगों को तो ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। मुझे बताओ और अदर पार्टियाँ क्या कहाँ जाएगी, फिर रजवाड़े कहाँ जाएंगे, ठीक है। और उस टाइम तुम्हें पता है ये भी था, कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी थी, बहुत सारी थी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अब मैंने बोला ना प्रांतीय विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उस टाइम, ठीक है। तो सभी बातों वहीं से चुन के भेजे जाएंगे, ठीक। आगे और पढ़ लेते हैं। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। ये तो बहुत इलॉजिकल हो गया, ठीक है। तो आंसर अपना ये हो गया। अब देखो एक और चीज़ है इसमें जो ट्रिकी लग रही है वो भी देखो। देखो मैंने क्या बोला था, कहते स्टार्टिंग में मिलेंगे आखिरी में मिलेगा। निर्वाचित हुए थे मिल गया, ये 2 ऑप्शन गए काम से। क्या सीधे जनता द्वारा, ये देख याद रखना। अरे इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गलत होता, सीधे। जैसे याद करो 2023 का क्वेश्चन, उसमें भाई जो है झेलम नदी सीधे ऐसे करके आया था, ठीक है। और एक बार उसका भी आया है, कावेरी का भी आया है, मतलब ऐसे आया है डायरेक्ट ऐसा होता, तब भी हमेशा याद रखना गलत होता है। ये सीधा वर्ड जो है डायरेक्ट गलत होता है, तो अपना सी आंसर है। चलो आगे बढ़ो, आ जाओ। ये क्वेश्चन अच्छा है 11। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना क्या ना, संविधान में इस टाइप का मामला फिट है, वो ट्रिक हमेशा लगी है।
भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई है, आपने राज्यसभा को डिनाइड कर दिया और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। केवल लोकसभा में, सोचो गलत बात है, याद रखना लोकसभा राज्यसभा दोनों का इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, पहला गलत। आगे बढ़ो। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो भाई सभा परिवर्तन की तो राज्यसभा की तो जरूरत पड़ेगी। तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। अरे नहीं, विधानसभा कभी हो ही नहीं सकता ये चीज़, तो आधे से अधिक का चाहिए। अब चलो मैं इसके पीछे लॉजिक ही बताता हूँ, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर ये मान लो ये वाला, देखो ये वाला चीज़ है, अगर मान लो सही हो जाता और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, मान लो एक तरीके से मान लेते हैं सही था। अब मुझे बताओ, जैसे लोकसभा जो है, चलो ठीक है भाई, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अभी राज्य सूची पे भी चुनाव कौन बना, राज्य सूची पे अगर मान लो इनको बनाना है संविधान में संशोधन, जैसे मान लो GST है, ये राज्य सूची पे बनाया गया था। अब मुझे बताओ, इस पर कानून बना रही है, राज्यसभा को आप ले नहीं रहे हो और राज्यों के हित तो प्रभावित हो रहे हैं। अब राज्यों के हित प्रभावित हो रहे तो भाई राज्य का बचाव कौन करता है? राज्यसभा में जो भेजे गए मेंबर वही तो करते हैं ना। तो ये तो सभा की बात तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, अब मुझे बताओ सभी राज्यों की अगर मान लो की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये पहली बात ऐसे एक्सट्रीम वर्ड है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो केवल से कटा है, दूसरी बात सभी से। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे मान लो अभी बीजेपी कितने राज्यों में है, लगभग 10-12 में मान लो। अब मुझे बताओ कि अगर बीजेपी आज कोई अगर पारित करवाना चाहती है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात है, देखो इसमें चाहिए, तो मुझे बताओ कि सारे राज्यों से करा पाएगी? कभी नहीं करा पाएगी। तो कभी ऐसे कोई बिल ही नहीं बनेगा, फिर तो ऐसे कोई संशोधन ही नहीं होगा संविधान में। तो इसीलिए जो प्रोविजन रखा गया है कि आधे से अधिक, जितने राज्य हैं ना, जैसे अभी 28 राज्य है, तो आधे से अधिक मतलब 15 का चाहिए समर्थन। तो ये चीज़ याद रखना। तो भाई इसीलिए तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि भारत का जो संविधान है इतना कठोर भी नहीं है उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका 2020 में, सॉरी 2022 में डायरेक्ट रिपीट हुआ डायरेक्ट। अगर मैंने इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे सही किया था वो। अब देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, निम्न खत्म पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अरे भाग लेने में क्या दिक्कत है, नॉर्मल बात है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, हो सकता है, देखो हो सकता है बोला, ये भी नहीं बोला होएगा ही, हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल चांस है। लोकसभा में बोल सकता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है। ठीक है, किसी बात को रखना था, ठीक है, पर ये बताओ लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये तो गलत बात होगी। अब देखो ध्यान समझना, इसका लॉजिक भी समझो। चलो ये सब काम कर रहा है, पर ये क्यों नहीं कर सकता, ये चीज़ समझने की बात है। अब देखो ध्यान समझना, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो कि किसी चीज़ पे जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ही वोट चला, ठीक, अब उसमें ऐसे कंडीशन हो गई कि दोनों बराबर पे है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप तुम दोगे वोट देने का मौका, ध्यान से समझना ये लॉजिक, तो सबाइश बात है, ये तो किसका होता है, गवर्नमेंट का, सरकार जो तो उसका कठपुतला होता है ना। ठीक है, तो सबाइश बात है, ये तो सरकार के फेवर में देगा, तो सबाइश बात है, इसको मतदान का अधिकार देने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इसको मतदान देने का। दूसरी बात, ऐसी बात, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही जो है मतदान दे सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब देखो कैसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी, अब देखो यही क्वेश्चन बार बार यूपीएससी ने रिपीट करके पूछा, यही सेम क्वेश्चन अब देखो ये फिर क्वेश्चन आ जाओ, 2023 में आया ये वाला क्वेश्चन, देखो 19 क्वेश्चन, ये 2023 में आया, याद करो उसमें क्या पूछ लिया था, कौन से संवैधानिक है। तो मैंने क्या बोला था, ये चीज़ याद रखना। 2019 में भी आया क्वेश्चन, 2023 में भी आया। निम्नलिखित में किस निकाय, किन निकाय को संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो भाई जिसका संविधान में उल्लेख होता है वो स्वाभाविक सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अब मैंने क्या ट्रिक सिखाया था, मैंने बोला था आज ही, अरे अच्छा इससे पहले वाला करवा रहा था उसी पेपर में बोला था, परिषद किससे बनती है, एक्ट से बनती है। जब एक्ट से बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है संविधान में उसका उल्लेख होगा ही नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। दूसरा योजना आयोग, योजना आयोग तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। ठीक है, और आयोग मैंने क्या बोला, रिकमेंडेशन। तो ये तो कहाँ संविधान के उल्लेख से बनेगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। ये भी नीति आयोग भी याद रखना, अगर यहाँ पे नीति आयोग लिखा तब भी, तो ये भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। क्षेत्रीय परिषद, देखो आपके यूपीएससी 2024 में पूछा, मैं फिर बात बता दूँ, अब इन पे काम करने की जरूरत होती है। अगर आप इस पर R&D करते हो, कितने क्वेश्चन जो है 2024 में रिपीट हो रहे हैं। देखो परिषद मैंने क्या बोला था, एक्ट से बनती है। अब बस, अब जो एक्ट से बन रही है तो स्वाभाविक बात उनका संविधान में कहाँ से उल्लेख होगा, तो तीनों का तीनों। याद रखना कि जो संविधान में उल्लेख होता है उनका अलग से उनका आर्टिकल दिया रहता है। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे
कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो संसद है, ठीक है, संसद जानते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। हाँ बना सकती है। याद रखो कि IR किसका विषय है, सेंट्रल का है, ये चीज़ याद रखना। राज्यों को सही होगा, ठीक है, पहली बात। अब एक बात होगी, जैसे मान लो अभी मोदी कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, वहाँ पे मोदी कुछ वादा करके आ गए ट्रम्प को, ठीक है। और ट्रम्प बोल के रखा है कि भाई अगर तुम मेरा वादा पूरा नहीं करेगा तो गया काम से। मतलब समझो इसको, फनी वे से समझो, मैं बता रहा हूँ क्यों ये जरूरी हो जाता है। अब मोदी आता है यहाँ पे, अगर ये ऑप्शन सही है कि सभी राज्यों की सहमति, मुझे बताओ मोदी कभी करा पाएगा? कभी नहीं। तो फिर वो तो सबाई सी बात है, डंडा मारेगा। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं ना। सभी राज्यों की सहमति अगर लेने लगा मोदी तो फिर कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे आप IR में। सबाई सी बात है, कौन सी संधियों को लागू नहीं कर पाओगे। बहुत संख्या राज्यों की सहमति, अरे ये भी नहीं। IR दूसरी बात सेंट्रल लिस्ट का है, कोई जरूरत नहीं होता। संबंधित जिलों की सहमति से नो, बिना किसी राज्य की सहमति से, क्योंकि भाई ट्रम्प का वादा पूरा करना तो आएगा वो यहाँ पे चुपचाप करेगा काम। तो लॉजिकली भी समझो, ठीक है। दूसरा नॉन क्वेश्चन होता है D तक पहुँचने का आंसर। चलो अब आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन। पैसा एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ लेना। UPSC ने लगभग देखो 2011 में पूछा, 12 में पूछा, और ये 13 का कर रहे हैं अपन, उसमें पूछा, ठीक है। फिर उसके बाद में 19 में पूछा और 21 में पूछा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ एक्ट तो ऐसे मैं बताऊँगा जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अच्छे से कर लेना। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था। देखो यहीं पे दे दिया अपने को आंसर। निम्न में कौन सा एक उसके उद्देश्य रूप में अभिज्ञात नहीं है, ठीक, मतलब समझ लीजिए उसका उद्देश्य नहीं है। अब अपने को पता है कि देखो पंचायती राज, मुझे बताओ पंचायती राज तो सभा की बात, तो स्वशासन तो प्रदान करती है ना, सेल्फ गवर्नेंस तो देती है। किसके द्वारा देती है? ग्राम सभा के द्वारा। और मैंने समझाया भी था, जैसे मान लो कोई योजना आई है तो भाई किसको मकान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अब इसमें किसका रोल है? ग्राम सभा का रोल है ना। तो पंचायती जो एक्ट है वो किसके बात करता है? ग्राम सभा की, इनकी तो बात करता है। एकदम सही बात है, ये तो इसका उद्देश्य है ही, ठीक है। पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना। तो दूसरी बात देखो, एक पॉजिटिव चीज़ से देखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगी। जो पॉजिटिव है स्वशासन प्रदान करना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पॉजिटिव बात है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, हाँ भाई सबाई सी बात है। देखो ये ध्यान से समझ, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया किस में है? 5 ट्राइब। अब इसमें कौन से आते हैं? ट्राइबल वाले एरिया आते हैं। ट्राइबल एरिया तो फॉरेस्ट राइट इनको मिलने चाहिए ना। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना एकदम सही बात है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इससे पहले अपन अगला पढ़ते हैं। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये तो भाई पॉजिटिव बात है ना, ये तो जरूर होगा इसमें। अब मुझे बताओ स्वायत्त क्षेत्र का मतलब हो गया भाई सरकार के वहाँ नियम नहीं होंगे, तो ये पंचायती राज से ही होगा, पंचायती राज में से ही होगा। ये तो क्या करेगा, या अगर ये चीज़ को अपन लागू करते हैं अलगाव को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो स्वायत्त क्षेत्र है याद रखना कि 6ठी अनुसूची उसके तहत दिया जाता है। पैसा के एक्ट के तहत याद रखना कि कुछ ही जो है राज्य हर जगह लागू भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात तो ये है, इसका उद्देश्य नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ है, स्वायत्त देना मतलब समझ रहे हो, उनका जो भारत का कानून लागू नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होती है फिर वहाँ पे। इसलिए तो ये नागालैंड मिजोरम में क्यों बोलते रहते हैं कि हमें स्वायत्तता दो। जैसे बोडोलैंड क्षेत्र बना, तो ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। दूसरा देखो, मैं फिर बता रहा था, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो दोनों एक्ट मैं फिर बता रहा हूँ, ये भी कितनी बार रिपीट हुआ। डायरेक्ट 2021 में भी आया डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो वहाँ पे ये आंसर था, ये जो क्वेश्चन पूछा यही आंसर था वहाँ पे, जाके देखो 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन। अब देखो ये इतना लंबा क्वेश्चन दे रहा है तो समझ लो इसमें आंसर दे रहा हो। अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन, ठीक है, सामुदायिक वन याद रखो, फॉर जो जिसमें सब लोग संरक्षण करते हैं उसका, अधिकारों अथवा दोनों की प्रगति और विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, लोकतंत्र में हमेशा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? व्यक्तियों को नहीं दिया जाता, मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है? सभासद कलेक्टिव, जैसे ग्राम सभा हो गया, ठीक है, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, इनको दिया जाता है। राज्य वन विभाग को नो। अरे तो फिर तो जंग सभा की बात है, ये तो फिर वही हो जाएगा। मैंने हमेशा ये कहाँ पे डेमोक्रेसी, जिला कलेक्टर नो, तहसील खंड विकास अधिकारी नो, ग्राम सभा, हाँ ये हुई ना बात, इसका तो जरूर है। और अपन इसी में क्या सीखे थे भाई, ये चीज़ें किसके लिए? स्वशासन प्रदान करना। स्वशासन कब आएगा? जब ग्राम सभा को आप अधिकार दोगे ना भाई, आपके कौन से क्षेत्र में फॉरेस्ट की जगह किसी को देना है या नहीं देना है। तो भाई गाँव देखो यहाँ साफ दिया है कि इन्हीं के वन है ये, तो इनका निर्धारण करने के लिए आप किसको दोगे भाई? ग्राम सभा को दोगे ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। नॉन क्वेश्चन का D तक जाता है, वो भी थोड़ा याद रखो, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्सेप्ट सीखो भाई। डेमोक्रेसी में ना लोगों के पास राइट्स रहता है, ना कि किसी अधिकारी के पास, कलेक्टर के पास। नो, इसीलिए याद रखना, तुम लोग कलेक्टर बनते हो तो तुम नौकर बनते हो, ना कि ये चीज़ याद रखना अपने आप को राजा नहीं। पर उल्टा हो रहा है इंडिया में, वो एक अलग मामला है पर आप नौकर बनते हो, ये चीज़ याद रखना। डेमोक्रेसी में जनता सर्वे सर्वा होती है, पर उल्टा होता है, पर वो भगवान ही मालिक क्या होता है क्यों होता है चलो 2021 में सेम क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, याद करो आर्थिक न्याय किस में था, प्रेम्बल में था। दूसरी बात मैंने क्या बोला था, डीपीएसपी में किसकी बात करता है, सोशियो और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो वहाँ पे भी तो बात की गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय कैसे आएगा, समानता लाओ। समानता का देखो, अब देखो यही सेम क्वेश्चन पेशे ने क्वेश्चन पूछा था, समानता जब कब आएगी, जब जो विषमता है समाज में उसको ख़त्म करोगे। सब ऐसी बात है, तो कहाँ पे उद्देश्य। मूल अधिकार तो देखो याद रखना, पॉलिटिकल राइट होते हैं, पहले काट दो। ठीक है, दूसरे मूल अधिकार राजनीतिक तत्व, तो ये ऐसे कट जाएगा। और आपने पता उद्देशिका में दिया है 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और राजनीतिक निर्देश तत्व में भी दिया है, ये बात सही है। दूसरी बात याद करो, फ्री लीगल एड दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आर्थिक न्याय लाने का तो प्रयास होता है, ये चीज़ याद रखना। डीपीएस पे कल्याणकारी होता है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो 2022 में डिक्टो एक लाइन भी इसका चेंज नहीं किया गया, इस क्वेश्चन का एक लाइन भी नहीं। तो ये देखो पीवाईक्यू की समझ देखो, अगर पीवाईक्यू को आप करते हो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। चलो ये आ जाओ। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। अब देखो पहले तो आधारभूत का मीनिंग समझो। आधारभूत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप मकान बना रहे हो, तो मकान का बेस क्या होना चाहिए। जितना बेस मजबूत होगा, वो स्वाभाविक सी बात है, उतना ही मजबूत आप घर बना पाओगे। तो देश का शासन के लिए सबसे मूलभूत क्या होता है। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है, सब बात मूल अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्तियों के लिए, यहाँ पे देश की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना। मूल कर्तव्य व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, तो जब ये है ही नहीं तो दोनों ही नहीं होगा। अब तो डिडक्शन मेथड से भी आप आंसर की तरफ पहुँच सकते हो। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशित तत्व, हाँ ये बात तो है। जब सोचो सरकार जो है महिलाओं के लिए कोई मान लो आर्थिक सहायता नहीं ला रही है, ठीक, पंचायती राज को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करी है, तो फिर तो शासन गड़बड़ा जाएगा ना। ये तो पिल्लर है। ग्राम सभा किस में बात की गई है, पंचायत की किस में बात की गई है, महिलाओं को आर्थिक न्याय देना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कहाँ से लाया जाएगा, डीपीएसपी के थ्रू। तो ये तो आधारभूत है। याद करो, मैंने आप बहुत बताया भी था कि अम्बेडकर ने ऐसा क्यों बोला था उस टाइम, तो ये चीज़ भी याद रखना, क्यों डीपीएसपी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो बोला था उसने कि। चलो ये सब इकोनॉमी के क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन 51 आ जाओ। 51 है। अब देखो, अब उस क्वेश्चन पे आप मतलब जैसे, चलो ये तो इधर अपन ऐसे कर रहे थे, पर देखो हाँ, या इसी क्वेश्चन पे आरएनडी कर ले तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता ना अपने को तो ये चीज़ भी याद रखना। लोक लेखा की संसदीय समिति है। अब मैंने उसी टाइम बताया था। और दूसरी बात, आप देखो सिंगल फैक्ट होता है तो गलत होता है, मैंने पहले बताया था 22 होते हैं। इजीली रिप्लेसेबल है, आराम से होता है। लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों में से गठित होती है। पहली बात गलत, ये याद रखना। जो रे मामला सर, आपने इसको रिकॉर्डिंग भी शुरू किया था कि नहीं? रिकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो मैंने बताया था लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं, पहली बात। ठीक है, तो ये तो ऐसे बोल देंगे लोकसभा का अधिकतम 25 सदस्य, तो पहले मैंने कितने बोला सिंगल फैक्ट, तो सिंगल फैक्ट तो हमेशा गलत होता है। अब जो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी, आप ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात देखो 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ यार टोटल 22 होते हैं। ये तो ऐसे गलत हो गया। अब आगे देखो, लोक लेखा है। लोक लेखा का ध्यान से समझ लो। लोक लेखा मतलब होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट जैसे मान लो कि आप पैसा कितना आया है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें रहती है ना। अकाउंट का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा। ठीक है, शिवानी है यहाँ पे, ये भाग गई। अकाउंट होता है ना, जो उसका रहता है। शिवानी मैम सो गए हाँ जिंदा हूँ मैं। तो मुझे बता अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, इन लोगों को समझा दो। तो कॉमर्स बही खाता लेखा जोखा। हाँ ठीक है, तो वही चीज़ होती है। देखो ध्यान देखो, अब ये देखो सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए तो संसदीय समिति बनाई गई है ताकि सरकार किस चीज़ पे खर्चा कर रही है, एकदम पॉजिटिव बात है। ठीक, अब देखो दूसरी बात, लेखा यहाँ पे बात की गई है।
ठीक, आगे देखो, भारत के नियंत्रण महालेखा, देखो ये चीज़ समझो, महालेखा दोनों एक, देखो संपूरक स्टेटमेंट, यहाँ पे भी लेखा, यहाँ पे भी लेखा, परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, एकदम सही बात है। तो 2 और 3 सही होंगे, ये चीज़ याद रखना। अब ये पकड़ो, ये चीज़ें पकड़ो, देखो चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये अपन कितनी बार करोगे इस क्वेश्चन को। तो मेरा मानना है पॉलिटी इसीलिए बता रहा हूँ, रट जानी चाहिए आप लोगों को। देखो भारत के संदर्भ में, चलो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं चाहिए, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखना है। संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मतलब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन बोला कि इंस्टीट्यूट मतलब संस्थागत हो गया है, इसका मतलब है वो संविधान में उसको अपने ने एक प्रोसेस के रूप में अपना लिया। मैंने बोला था ना कि जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ परंपराओं को ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, हाँ भाई सही बात है। अभी जैसे मान लो कि कोई भी मंत्री बनता है, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने बाद में बनना पड़ेगा, पर बनता तो है ना, संसद के सदस्य होते हैं, एकदम सही बात है ये तो, ठीक। आगे देखो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, हाँ एकदम सही बात है। जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, उनकी सरकार गिर जाती है तो मंत्री हट जाएंगे, एकदम सही बात है, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीनों कभी सही होंगे नहीं, ये चीज़ हमेशा याद रखो, लॉजिकली सोचोगे। पर देखो तीसरा क्यों गलत है वो देख लेते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मैंने कितनी बार बोला, राज्य का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और मैंने कितनी बार बोला है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इस टाइप पे जब एक ही बात बोल दे तो ये चीज़ रखना, गलत होने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, मिट्टी विट्टी, चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। केंद्र में मंत्रिपरिषद जो है, अब देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब ये चीज़ याद रख लेना। मैंने देखो, अब देखो ना यहाँ पे, जैसे अब कोचिंग वालों ने इसका गलत आंसर बता के रखा है जो भी, ठीक है। सुनो अब मेथड समझो। मैंने पहले दिन आपको क्या सिखाया था, संसद में कौन कौन आता है। चलो मैं जिससे पूछता हूँ, पूजा बताओ संसद में कौन कौन आता है? पूजा है यहाँ पे? सो गए क्या सब लोग? शिवानी, हाँ जी सर। संसद का पार्ट कौन कौन है? पार्लियामेंट का पूछ रहे हो ना? हाँ, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, अब देखो इसीलिए ये गलत है। अगर यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा लिखा रहता ना सही होता, ये चीज़ समझो। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट के प्रति इसलिए रहता है कोई मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी, नो नेवर, इसलिए गलत है ये। जैसे काटोगे आंसर आ जाएगा, ये चीज़ समझो, याद करो। जैसे कल एक ऑप्शन में दिया था विधायिका, तो हाँ होता है विधायिका के प्रति, विधायिका में कौन आता है, याद रखना दोनों आता है, ठीक। दूसरा एक बार दे दिया था लोकसभा के प्रति, हाँ लोकसभा के प्रति होती है, याद करो। देखो यूपीएससी ने कैसे ऑप्शन चेंज किए हैं, ध्यान से समझो ये चीज़ को, ठीक है। आगे देखो, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे, हाँ सही बात है एकदम, ठीक है। जैसे हटाता भी कौन है, जैसे मान लो अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री कहने पे, परंतु अपॉइंट किस, अगर जब चाहेगा तब राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक, पर वो हटाता प्रधानमंत्री की सलाह से ही, ये चीज़ याद रखना। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सूचित करेगा। ये मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें मतलब सम्मान दिया जाता है राष्ट्रपति को। जैसे मान लो वन नेशन वन इलेक्शन पे कोई कानून बनाना है तो मोदी जाएगा मतलब राष्ट्रपति के पास और बोलेगा कि हम ऐसा ऐसा ला रहे हैं, ठीक है। सूचित करना, मुझे बताओ, सूचित करना एक नॉर्मल बात है। अब ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। सूचित करना तो भाई क्या बात हो गई, फ़ोन करके बता दिए, मैसेज करके बता दिए, अब आप इसको गलत कैसे कर सकते हो, आप बताइए। तो ये चीज़ याद रखना। आ जाओ 69 क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन है विकास, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद कितनी बार आ गई, कितनी बार आ गई, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। मुझे बताओ पहली बात, मैंने क्या चीज़ सिखाया था, काउंसिल जो है हमेशा एक्ट से बनती है, ठीक है। और याद रखना काउंसिल का जो, अब हमेशा याद रखना ये चीज़, काउंसिल का कहे तो अध्यक्ष मंत्री होगा या पीएम होगा, ये चीज़ ध्यान से समझना।
अब ये बोला योजना आयोग का एक अंग है, मुझे बताओ अरे भाई योजना आयोग तो कैसी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई है, ये कैसे इस स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दोनों चीज़ अलग अलग है भाई। पहला ही काटो, आंसर आ गया। ये चीज़ समझो, ये भाई दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये ट्रिक याद रखना, परिषद हमेशा एक्ट से बनती है, इसका कैसे तो जो अध्यक्ष होगा क्या तो मंत्री होगा या पीएम होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात, आयोग हमेशा याद रखना ब्यूरोक्रेट हेड करता है, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। भाई स्वाभाविक सी बात है, लॉजिकली सोचो ना आप, भाई बिना राज्यों के क्या केंद्र सरकार विकास कर सकती है? नो। तो स्वाभाविक सी बात है, राज्य और केंद्र कहाँ रहते हैं? समवर्ती सूची में तो रहते हैं ना, ये चीज़ याद रखना, एकदम पॉजिटिव बात है, सही है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, एकदम पॉजिटिव बात है भाई, इसमें क्या दिक्कत है भाई, दिया जाना चाहिए ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब दैट द पंचायत, अब देखो याद रखना क्यों है, क्योंकि पंचायत तो संविधान में पार्ट है, याद करो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है, समझ में आया, ये चीज़ याद रखना है, इसमें गलती मत कर देना। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही पूछ रहा है स्टेटमेंट। अब देखो, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। अरे क्या बात कर रहे हो, याद रखना उपसभापति उन्हीं में से ही चुना जाता है, उपराष्ट्रपति जरूर नहीं होता है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जरूर उसका मेंबर नहीं होता है, पर याद रखना जो उपसभापति होता है उन्हीं लोगों में से चुना जाता है जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। गलत, ठीक है। दूसरी बात मैंने कितनी बार बोली है, नोट लगा रहा है तो समझ जाओ स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, ठीक है। आगे देखो, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये मैंने लॉजिक समझाया भी था भाई, जब राष्ट्रपति उनको चुन रहा तो राष्ट्रपति के फेवर में देंगे ना वोट। अब जब उसके फेवर में वोट देंगे तो स्वाभाविक बात है उसको चुनने से क्या ही फायदा है, मुझे बताओ, कोई फायदा नहीं है ना। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये तो बात सही है कि उनको अधिकार नहीं होता है और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, हाँ एकदम सही बात है, ये चीज़ याद रखना। जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो याद रखना उसमें कौन देते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर 19 के द्वारा तो चुना जाता है, परंतु राष्ट्रपति याद करो विधानसभा के भी लोग आते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा सब होते हैं, पर उनको नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता, इसमें दोनों होंगे, दोनों सदस्य जो लेके चुनते हैं, तो एकदम सही बात है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। अब तो यही क्वेश्चन 2022 में पूछा, अब ध्यान से समझना। राष्ट्रीय है तो नेशनल लेवल पे होगी, विधिक तो लीगल एड देने का काम कर रही है सेवा प्राधिकरण, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सेवा कर रही है, सेवा कर रही है तो लोगों की सेवा कर रही है, जो गरीब लोग हैं, अलग मतलब क्या माइनॉरिटी जो है, या जो मैंने क्या बोला था वीकर सेक्शन है, उनके लेके काम कर रही है, एकदम सही बात है। तो कोई भी चीज़ है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे अपन। देखो इसका उद्देश्य, मैंने कितने बोला, उद्देश्य हमेशा मोस्टली सही देता है। इसका उद्देश्य अगर मत बस उसमें पढ़ो, जो अपन ने मीनिंग निकाला वही बात है क्या उसमें। देखो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को, हाँ देखो वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं, हाँ देखो विधिक सेवाएं ये तो ऑप्शन में दिया है, हाँ एकदम सही बात है, पॉजिटिव 100% सही होगा ये तो, ठीक। आगे बढ़ो, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। निर्देश जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, एकदम पॉजिटिव बात है। याद करो, देखो बार काउंसिल के बारे में यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट उठा के दिया था और वहाँ पे भी ये स्टेटमेंट सही था और यहाँ पे भी सही है। मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट याद रहने चाहिए, जिसे उद्देश्य सही होता है। ये स्टेटमेंट भाई निर्देश जारी करा, निर्देश जारी करने में क्या दिक्कत है, ये लॉजिक समझो, ये हमेशा लगते हैं इस टाइप के। अब देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा यूपीएससी ने, डायरेक्ट ओपन मार्केट ऑप्शन का। तो यूपीएससी ऐसे ही रिपीट करती है, बस वही है कि आपको देखना है। अब आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, पहले साइंस वाइंस का वेटेज, इनका भी वेटेज रहता था ज़्यादा, तो इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछते भी नहीं थे। अब देखो ये क्वेश्चन 2018 का एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट 2018 में जो आया था, तो यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है वो। चलो आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन। अब देखो मैंने अगर जो अभी ट्रिक सिखाई थी
अगर जैसे ही वो ट्रिक समझ गए आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे, ये चीज़ याद रखना। अब मैंने क्या बोला था, पहली बात काउंसिल है, काउंसिल एक्ट से बनेगी, पहली बात। दूसरी बात इसका जो अध्यक्ष होगा क्या तो पीएम होगा या कोई मंत्री होगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लेना कि कभी भी जो इसमें जो है ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझो। अब देखो पहली बात, हाँ देखो अध्यक्ष किसको बना दिया, वित्त आयोग को। अरे क्या तो पीएम होगा कोई मंत्री होगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष तो भाई सब नॉर्मल व्यक्ति होता है ना। जैसे दूसरा काटोगे आप, प्रधानमंत्री हाँ हो सकता है, आपने बोला था संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, हाँ राज्य के मुख्यमंत्री, एकदम सही बात है, हो सकते हैं भाई। ये क्या कर रहा है, और जो भी इसको अध्यक्ष बना दिया यहाँ पे सोचो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको अध्यक्ष बना दिया। तो अरे हाँ एक और लॉजिक मैं समझाता हूँ, इसके पीछे ध्यान से समझो। हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, देखो ध्यान से। एक तो ये लॉजिक लगा, अगर आपको पता है कि परिषद में ये होता है, मान लो नहीं पता, ध्यान से समझना, मुझे बताओ, चलो ठीक है ये मान लिया जाता है, ये सही है, मान लो ये स्टेटमेंट, मान लो वित्त आयोग को इसको अध्यक्ष बना दिया गया, मुझे बताओ प्रधानमंत्री के रहते ये अध्यक्ष बन जाएगा? भाई मोदी उठा के फेंक देगा। अब खुद ही लॉजिकली सोचो भाई, प्रधानमंत्री अगर किसी कमेटी का है ना, याद रख लेना ये चीज़, तो प्रधानमंत्री ही हेड करेगा उसको, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, ये चीज़ याद रख लेना। अगर प्रधानमंत्री उसमें है तो प्रधानमंत्री हेड करेगा, मतलब अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। लॉजिकली सोचोगे तो जैसे भाई 1 और 2 साथ में आएंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात है, एक तो जरूर इन दोनों में सही होगा, और कौन सही होगा, प्रधानमंत्री वाला सही होगा, आंसर आ गया। अब ये चीज़ें समझो, समझने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा। चलो ठीक है, आई थिंक तुम लोग उठने लगे हो, कोई नहीं, कल 2 साल के पेपर और बचे हो, कल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 2011 और 12। और सुनो अब बात, अब आप लोगों को क्या करना है, उधर जो PYQ है 1995 से लेके सारे PYQ लगाओ। अब देखो वही आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। अब वहाँ से जैसे जैसे कंप्लीट होगा, कल कंप्लीट हो जाएगा, मंडे से मैं जो उधर से R&D कराना शुरू कर दूंगा। R&D इन द सेंस अपन एक बुक है उसी में से करेंगे, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी होगी, मैं वहीं पे बताऊंगा। अब वहाँ से अपन शुरू करेंगे, 1993 से है वहाँ से क्वेश्चन, वहाँ से अपन R&D करते आएंगे और 2024 तक अपन R&D कर लेंगे, बस ख़त्म कर। तो फिर पॉलिटी मेरा मानना है कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने लायक हो जाओगे। बस फिर मैं NCERT के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा और लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर भेजूंगा, उन्हीं को बार बार रिवीजन करना है। ये PYQ वाली क्लासेज इनको बार बार रिवीजन करना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।